कि मैंने अपने प्रीवियसली वीडियोस में बताया था कि अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है और इंग्लिश को बेटर करना है तो इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनको जान लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था और अभी भी मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है उसकी फाउंडेशन को बेटर बनाना है। और वो फाउंडेशन तभी बेटर बनेगी जब आप उसके बेसिक रूल्स को समझेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मैटर लिख के रखा है वो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक मैटर है या बेसिक कुछ रूल्स हैं जिनको हम सीखेंगे या जानेंगे। जैसे क्या होता है कि हम ग्रामेटिकल चीज़ों में ग्रामर्स को पढ़ते रहते हैं, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जब हम 12th क्लास पास कर जाते हैं यानी कि कॉलेज पहुंच जाते हैं फिर भी हमें ये इस परेशानी होती है कि ग्रामेटिकल रूल्स हमें सही से नहीं आते हैं। तो उसका रीज़न यही है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे जैसे पूछ रहा हूँ कि ये एक रूम बना हुआ है, अगर इस रूम को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, छत डाली। क्या मैं डाल सकता हूँ? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी। फाउंडेशन का मीन्स है इसकी नींव बनानी पड़ेगी। अब जो नींव होती है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी नींव होगी उतनी ही मजबूत ये बिल्डिंग होगी और उतने ही समय तक ये टिकेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ग्रामेटिकल रूल्स को बेसिक से लेके चलना है, यानी कि ये हमारी फाउंडेशन है जिसे हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ग्रामर होता क्या है या ग्रामर क्या होती है। तो ग्रामर जो है वो आपको किसी भी भाषा को जब आप सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसकी बेसिक चीज़ों को या बेसिक एलिमेंट्स को सीखना पड़ता है। तो वही बेसिक एलिमेंट्स या चीज़ें हमारी ग्रामर कहलाती हैं। तो अगर इसको हम डेफिनेशन के रूप में देख लें या फिर परिभाषा के रूप में देख लें तो ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होंगे, लेकिन हम क्योंकि ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं या ऐसी सरजमी से आते हैं जहाँ पर हम हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी में ग्रामर को व्याकरण बोलते हैं। अब ये क्या है कि वह विधि जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से या शुद्धतम रूप से तथा प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग का मतलब ये है कि जब हम उस भाषा का प्रयोग किसी के लिए करें या बोलें, लिखें या सुनाएं तो उस पर उसका एक इंप्रेशन भी आना चाहिए। प्रभावी ढंग से मतलब इंप्रेसिव तरीके से बोलना एवं पढ़ना लिखना सीखते हैं। यानी किसी भाषा को सीखने के लिए जिस माध्यम का, जिस तरीके का हम प्रयोग करते हैं सही ढंग से, वो क्या कहलाएगी, आपकी व्याकरण कहलाएगी या फिर ग्रामर कहलाएगी। तो ये रही हमारी परिभाषा। अगर आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे और आगे कभी भविष्य में अगर आप भूलें तो आप इसको दोबारा रिपीट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको भूल जाएंगे, ये एक सिंपल सी बात है और आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरी चीज़ फिर हमारे पास आता है कि लैंग्वेज या भाषा। तो दुनिया भर में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब है एक ऐसी भाषा जो दुनिया भर में बोली जाती है। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, वो इंग्लिश है। तो इसलिए अब हम ये जान लेंगे कि भाषा होती क्या है या किसे भाषा कहते हैं। वैसे हम लोग बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं हर क्लासेस के अंदर, लेकिन क्योंकि हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आपको भी एक बार ये बता दिया जाए, ताकि कल को आप ये ना कहें अरे किसी ने मुझसे भाषा पूछ लिया तो मैं उसकी डेफिनेशन नहीं बता पाया, या ग्रामर पूछ लिया तो उसकी डेफिनेशन नहीं बता पाया। तो आप लोग ये सब बता पाएँ, इसके लिए ही मैंने इसको दोबारा से रिवाइज कराने का सोचा। तो लैंग्वेज या भाषा क्या होता है, वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भाव बोले तो एक्सप्रेशन, ठीक है, हमारे एक्सप्रेशंस। दूसरा भावना बोले तो फीलिंग्स, हमारे अंदर उठने वाले फीलिंग्स के बारे में। तीसरा विचार का मतलब थॉट्स, हमारे थॉट्स, उन चीज़ों को हम जिस माध्यम से या जिस तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ सुननी है तो उसको सुनने के लिए जो साउंड होती है वो आपके कानों तक जाती है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपके कानों तक पहुंचती है उसका माध्यम क्या होता है, हवा होती है। अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे निर्वात है यानी हवा नहीं है, वहाँ आप कुछ भी बोल दीजिए तो पड़ोस वाले को सुनाई नहीं देगा। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप कभी भी जाइए और जाके देखिए एक कार के अंदर, आप कार के अंदर बैठ जाइए और बाहर वाले से बोलिए कि आप कुछ बोलें तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो एयर है ना वो उसके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, एक दीवार आ गई, जिस वजह से हवा प्रॉपर अंदर नहीं जा रही है, इसलिए साउंड भी नहीं जा रही। तो उसी तरीके से वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को, अपने थॉट्स को और अपने विचारों को किसी से व्यक्त करते हैं, किसी से साझा करते हैं,
वो क्या कहलाता है, हमारा लैंग्वेज या भाषा कहलाती है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो इसमें आप उसे अगेन एंड अगेन पूछ सकते हैं, और साथ ही अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में आप उसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बदलना चाहिए या ये थोड़ा और बेटर हो सकता था, तो उसका भी सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी इंग्लिश भाषा में जैसे क्या होता है कि सभी भाषाओं में कुछ वर्ड होते हैं। वर्ड बोले तो अक्षर, वर्ड बोले तो अक्षर, तो वो अक्षर जो होते हैं हर भाषा में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी या इंग्लिश के अंदर हमारे 26 लेटर्स होते हैं या 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, इन 26 अक्षरों को हम इस तरीके से लिखते हैं। इनके लिखने के दो तरीके रहते हैं, छोटे में लिख सकते हैं और बड़े में, स्मॉल्स में, कैपिटल्स में। ठीक है, ओके, तो ये दो तरीके से हम इनको लिखते हैं। लिखने के अलावा इनके पढ़ने में और लिखने में तो दो टाइप से होते हैं, लेकिन आप कहें कि इनके पढ़ने के भी दो टाइप होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। तो अब एक बार हम इनको रिपीट भी कर लेंगे कि इनको पढ़ते क्या हैं। ठीक है, वैसे तो आप छोटे क्लास के बच्चे हैं नहीं, आई थिंक आप रीड कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं रीड कर दूं तो आप भी सुन लीजिए और जान लीजिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले जो लेटर है वो ए कहलाता है। तो क्या होता है कि हमारे यूपी बोर्ड में मोस्टली लोग इसको सिर्फ ए ही पढ़ते हैं, लेकिन जब कभी इनका इस्तेमाल आर्टिकल के रूप में होता है या फिर वैसे होता है तो हम इसको आ भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? आ। तो आ भी पढ़ सकते हैं, ए पढ़ सकते हैं और आ पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको पता था तो बेहतर है, नहीं पता था तो अभी ये आप जान लीजिए कि इसको हम ए भी पढ़ सकते हैं और आ भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके में ये ठीक है। दूसरा बी, सी, डी, ई। अब जब ई के बाद जो आ रहा है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इसको हम लोग, कुछ लोग क्या करते हैं खास तौर से यूपी बोर्ड में, यफ। क्या पढ़ते हैं? यफ। तो यफ नहीं पढ़ना, इसको एफ पढ़ना है। जी, एच, इनको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इनको प्रोनाउंसिएशन भी आपको सही से करना आना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा नहीं है तब भी आप हंसी के पात्र बन सकते हैं। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आपको इनका प्रोनाउंसिएशन भी बेटर ढंग से करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप इंग्लिश भाषा को सीखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि 60 मिनट का टारगेट आपको लेके चलना है। उसमें से 15 मिनट्स के लिए आपको इंग्लिश को पढ़ना है, 15 मिनट्स के लिए आपको इंग्लिश को बोलना है, 15 मिनट्स के लिए आपको इंग्लिश को लिखना है और 15 मिनट्स के लिए आपको सुनना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा। प्रीवियस वीडियो, क्योंकि रात के 1:30 बजे मैं शूट कर रहा था उस वीडियो को, तो वहाँ पर मैंने एक शब्द जो था इंग्लिश में सपर था, सपर, उस वर्ड को मैंने सपर की जगह सुपर पढ़ दिया था। तो ये होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं ध्यान नहीं दे पाया कि वहाँ पे डबल पी यूज़ किए मैंने या सिंगल पी, तो मैं उसको सपर पढ़ गया था, सुपर पढ़ गया था, जो कि सपर होता है, जिसका मतलब होता है रात को खाया जाने वाला हल्का भोजन या खाना। तो उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, वो मुझसे गलती हुई थी जिसे मैं इस वीडियो में सुधारना चाहूँगा। ठीक है, तो और मैंने कई लोगों को बोला भी था कि अगर बाय द वे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे वो बता दें। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरीके की कोई मिस्टेक, क्योंकि देखिए जब भी कोई पढ़ा रहा होता है ना तो उसको बहुत फोकस करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप लोग भी बैठे हैं, तो मुझे यहाँ भी ध्यान देना है और यहाँ भी ध्यान देना है और सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि स्लिप ऑफ टंग, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, तो उसमें पता चला कि किसी नेता ने कुछ बोलने का कुछ बोल दिया, जैसे कि लीटर को किलो में बोल दिया। तो ये चीज़ें कॉमन है, तो इनको आप मिस्टेक्स में नहीं गिन सकते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ या सॉरी उसके लिए कि मैंने उसको सपर की जगह सुपर पढ़ा था। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, हमारे घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश को कंटिन्यूसली पढ़ते हैं और हमेशा ही अच्छे अच्छे स्कूलों में। अभी मैं लास्ट 2 दिन पहले मैं गया हुआ था, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया। तो इस वजह से मैंने जब थोड़ा सा ठीक हुआ तो मैंने बोला चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो मैं जब घूमने गया तो मुझे वहाँ पे कुछ बहुत सारे बच्चे मिले। मैं मिलता हूँ, हर जगह जाता हूँ, तो मैं खास तौर से उनसे पढ़ाई लिखाई की बातें करता हूँ। तो वहाँ पर मैंने कुछ ऐसे बच्चों से बात की और ये जानने की कोशिश की।
तो उनके साथ भी यही था कि सबसे बड़ा हुआ उनको बस नज़र आ रहा था इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो अभी आपने ये बेसिक चीज़ें जानी है। इसके अलावा तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ कि अगर आप इंग्लिश सीखना ही चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे उस प्रीवियस वीडियो में बताए हुए तरीके को ज़रूर फॉलो करें। और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लें, जिससे कि जो है आप उस चीज़ को फॉलो अप कर सकें, क्योंकि उसके बिना इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके साथ ये हमारे हो गए। अब इसके बाद हम इसके भागों की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे लेटर्स जो होते हैं हम उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले को हम वोवेल्स बोलते हैं और दूसरे को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम वो जान लेंगे कि वोवेल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे की कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। आपने लेटर्स को जान लिया, अब यहाँ पे हम वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को जान लेते हैं और समझ लेते हैं। या पीछे भी आपने वीडियोज़ में कई बार या फिर अपनी बुक्स के अंदर वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से इनको रिपीट कर देता हूँ। कुल मिला के तो एक तरीके से देखा जाए ये हमारा रिवीजन ही होता है। रिवीजन मतलब दोबारा से उस चीज़ को देख लेना और जान लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोवेल्स की। तो वोवेल्स जो होते हैं हमारे पास 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। लेकिन अक्सर जब भी बच्चों से पूछा जाता है तो देखिए, किसी भी चीज़ को डिलीवर करने का तरीका, किसी भी चीज़ को बताने का तरीका जो होता है, एक कायदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको खाना खाने को दिया, तो मेरे वीडियोस में बताए हुए तरीकों को भी आपको फॉलो अप करना है। अगर उनको फॉलो करेंगे तो आप एक शिक्षित और सही इंसान माने जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ को जब डिलीवर करेंगे तो उसको डिलीवरी कैसे देनी है। ठीक है, किस तरीके से इंप्रेसिव वे में आप बता सकते हैं, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको। तो यहाँ पे जैसे क्या करते हैं कि हम कभी किसी बच्चे से पूछते हैं कि बताइए कि इंग्लिश भाषा में कितने अक्षर होते हैं। देयर आर हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो मोस्ट ऑफ देम बता देते हैं कि 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। व्हाट? जब उनसे पूछो जस्ट टेल मी, आप मुझे बताइए, देन दे स्टार्टेड। देखिए वोवेल पूछते हैं, कॉन्सोनेंट 21 तो हो ही रह जाते हैं, 5 जब माइनस कर देंगे तो वो क्या करते हैं, उसको सीक्वेंस में नहीं बताते हैं, मतलब एक तरीके से कभी ओ को आगे बोल दिया, कभी ई को पीछे लगा दिया या कुछ करके। तो हमको कैसे बोलना है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमेशा सीक्वेंस में बताना है, ना कि आगे पीछे करके। आगे पीछे बताएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही चीज, क्या आप अपना मोबाइल नंबर किसी को यहां वहां बता सकते हैं? एक सीक्वेंस में ही बताते हैं। तो मोबाइल नंबर बोलने की बात आई तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के भी बारे में बता देता हूँ। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी जगह जाएं तो आपके बोलने से, आपके बताने से ये चीज पता चलनी चाहिए कि आप शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं और वेल मैनर तरीके से और वेल तरीके से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो किसी ने आपका नंबर पूछा, आपने बोला ला 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 ये करके, ऐसे नंबर को कभी मत बोलिए। दूसरी चीज, आप अपने नंबर को ऐसे बोलिए कि सामने वाला अगर लिख रहा है और आप देख रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं 9। अगर आपके पास 99 है तो आप बोलेंगे 99। अगर आपके पास 3 बार 9 है तो आप बोलेंगे 999। अगर आपके पास 4 बार 9 है तो आप बोलेंगे 4 टाइम 9 या 9999। ना कि आप करेंगे 9999। ये नहीं करना है, ये शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों का तरीका नहीं है। तो आपको बोलना है 9। अगर सिंगल है तो बोलेंगे 9। अगर 2 बार है तो आप बोलेंगे 99। अगर 3 बार है तो 999 और 4 टाइम है तो 4 टाइम 9। अगर आप 4 टाइम लंबा लग रहा है तो 9999 बोल सकते हैं। इसी तरीके से कोई भी डिजिट है 0000, ठीक है, 0 00 000 4 टाइम 0, ऐसे करके डिलीवर करेंगे। और बताने का तरीका क्या है कि अगर आप देख रहे हो वो लिख रहा है तो उसको इतने इजीली बताएंगे, इतना हल्के वे में बताएंगे, स्लोली बताएंगे, ताकि वो प्रॉपर तरीके से लिख पाए। ऐसा नहीं कि उसने एक डिजिट को नहीं लिख पाया और आपने बोल दिया। कुछ लोगों का क्या होता है, कैप्चरिंग पावर या लिसनिंग पावर बहुत अच्छा होता है कि आप एक बार में ही बोलते हो और वो लिखते चले जाते हैं, उनकी राइटिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अपने डिजिट्स को बताते टाइम या फिर वोवेल्स को बताते टाइम इन चीज़ों को, अब बात आ गई तो मैंने आपको डिजिट्स को डिलीवर करने की बात बता दी। मोस्टली मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई नंबर बता दीजिए। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। सामने वाला सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, रॉकेट की स्पीड से बताना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि वो सुपर फास्ट ट्रेन चला रहे हैं। नंबर्स नहीं बता रहे, वो मुझे इंप्रेस करना चाह रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना
कि आपके मरने के बाद लोग कितनी जल्दी आपको भूल जाते हैं, उस दिन से लोगों को इंप्रेस करना आप छोड़ देंगे। समझ रहे हो? तो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ये प्रेजेंट करने के लिए दैट हाउ आई एम बेटर देन अदर्स, दूसरों से मैं कितना अच्छा हूं, कितनी अच्छी हूं। तुम्हें दिखना चाहिए दैट यू आर अ एजुकेटेड पर्सन, ना कि एजुकेटेड फूल, जिन्होंने एजुकेशन लिया लेकिन फिर भी गधों की तरह हरकतें कर रहे हैं। तो वेल मैनर में चीजों को बताना। ओके, ये हो गया वोवल को बताने का तरीका, और ये वोवल्स हो गए आपके। अब यहाँ पे देखिए मैंने सेमी वोवल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है, बताया है। मोस्टली अगर आप कभी भी ग्रामर्स की बुक में पढ़ेंगे तो सेमी वोवल्स आपको नहीं बताए जाते हैं, या अधिकतर लोग आपको ये चीजें नहीं बताते हैं, बट मुझे लगा कि बता देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के रखा हूं और आपको बता रहा हूं। तो वोवल के साथ ऐसे वोवल्स या ऐसे लेटर्स जो वोवल्स का काम कभी कभी दूसरे लेटर्स से मिलकर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये वर्ड देखते हैं रियली, रियली, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करें या इसको हिंदी में लिखें तो इसमें जो बड़ी की मात्रा लगेगी वो किससे लगेगी? वाई से। किससे लगेगी? वाई से। और वोवल्स का काम क्या होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर? मात्राएं लगाने का काम होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये एल को यहाँ पे ज्वाइंटली लेके चल रहा है और यहाँ पे वाई के द्वारा यहाँ पे बड़ी की मात्रा का निर्माण किया जा रहा है या उसको बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लिखें शो, SHOW, शो, तो अगर हम ओ की मात्रा देखें तो ओ और डब्ल्यू से मिक्सअप से बन रही है, या ओ उसको सपोर्ट कर रहा है, तब वो साउंड निकल के आ रही है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सेमी वोवल्स क्या होते हैं। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो सेमी वोवल्स को, सेमी का मतलब होता है आधा या अर्ध, तो इसको अर्ध स्वर भी लिख सकते हैं, और वोवल्स को आप स्वर या पूर्ण स्वर बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद बात आती है कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट मुझे नहीं लगता है कि 26 अक्षरों में से फिर से मुझे 19 लेटर्स को यहाँ पे लिखने की जरूरत है। यू नो ऑलरेडी देम की लेटर्स क्या होते हैं। तो आप 26 माइनस 5 कर लेंगे, इक्वल आपका 19 आ जाएगा, वही आपके कॉन्सोनेंट हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं स्लेवल की। तो स्लेवल क्या होता है? देखिए, जब हम किसी वर्ड को बनाते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड को हम उच्चारित करते हैं। उच्चारित का मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो उनको प्रोनाउंस करने का जो तरीका होता है वही हमारा कहीं ना कहीं स्लेवल है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड इंक्लूड कर दिए हैं, आपको ऑलरेडी बता दिया है ताकि आप इनको पढ़ सके। जैसे किंग, तो इसको आपने वन टाइम में बोला। जैसे हमने बोला राजा राम, तो राजा और राम 2 बार में बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेवल हो गए, राजा और राम हो गया। अब यहाँ पे मैंने बोला किंग, तो यहाँ तो 1 बार में डिलीवर हुआ, 1 बार में स्पीक किया या स्पीच निकली। बुक, रैट, गर्ल, पेन, ये सारा हम 1 बार में बोल रहे हैं। पेन, उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे भी इंक्लूड किए हैं, इसमें लिखे हैं, जो कि 2 बार में बोले जाते हैं या 2 हिस्सों में बोले जाते हैं। जैसे जस्ट लाइक बिकम, बिफोर, यूजफुल, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई कि लेवल क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया वोवल्स क्या होते हैं, सेमी वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब इतना समझने के बाद आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक शब्द का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको नहीं बताया, चलिए बात आई तो बताता चलता हूं। कभी कभी हो सकता है आपसे कोई ये भी पूछ बैठे कि आखिर अक्षर की परिभाषा क्या होती है। भाई कमाल कमाल के लोग पढ़े हैं, वो कभी कभी जड़ें खोदना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि भाई अक्षर की परिभाषा क्या होती है। तो फॉर योर नॉलेज, फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए, जब भी हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ये इस तरीके से हम बोल रहे हैं, ये तो ये क्या साउंड्स निकल रहे हैं हमारे, ये वोकल कॉर्ड कहलाती है, यानी स्वर नलिका, जहां से हमारी शब्द निकलते हैं, अक्षर निकलते हैं। तो वो ध्वनियां जिनके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपने मन की फीलिंग्स को या अपने भाव को प्रकट करते हैं, तो जो सबसे छोटा साउंड हमारे यहां से निकलता है, वोकल से निकलता है, वो क्या कहलाता है? वो लेटर कहलाता है या अक्षर कहलाता है। तो अगर कोई आपसे ये भी पूछ बैठे कि अक्षर क्या होता है या लेटर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि भाषा को प्रदर्शित करने के लिए या अपने मनोभाव को प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे छोटी इकाई का हम उपयोग अपने साउंड को निकालते हैं अपने मुंह से, वही हमारा लेटर कहलाता है, ठीक है।
अब अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, तो कभी कभी क्या होता है अल्फ़ाबेट भी लोग पूछ लेते हैं कि जैसे वर्णमाला, हमारा लेटर तो पता है बट अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो देखिए जैसे एक मोती हमने लिया, क्या लिया, एक मोती लिया, क्या आप एक मोती को माला कह सकती हो? नहीं। तो एक मोती से माला नहीं बनती। जब हम कई सारे मोतियों को एक धागे में पिरो देते हैं तो वो क्या कहलाता है? माला कहलाती है, हार कहलाता है, ठीक है, नेकलेस कहलाता है। ओके, तो इसी तरीके से जब हम 26 अक्षरों की इस माला को पिरो लेते हैं, ठीक है, किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ अल्फाबेट क्या होते हैं या वर्णमाला क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि अक्षरों को जिस एक समूह में रखा जाता है या जिसमें पिरोया जाता है वो हमारी कहलाती है वर्णमाला या अल्फाबेट कहलाते हैं। तो आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस, ओके, वेरी गुड। तो मैं यही सुनना चाहता था। अगर यहां पे कुछ भी कंफ्यूजन है अभी, आप समझ लीजिए आई एम ऑलवेज देयर, चाहे ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, एनी टाइम एनी मूवमेंट यू कैन आस्क मी एनीथिंग। और जितना ज्यादा आप क्वेश्चनिंग करेंगे इट इज गुड फॉर यू एंड इट इज गुड फॉर मी, बिकॉज आप जितना मुझसे ज्यादा पूछेंगे मुझे कहीं फंस जाएंगे, कहीं हिलक जाएंगे, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, रात को पढ़ूंगा। और इससे क्या होगा, जो आपकी क्यूरियोसिटी है ना, देखिए इंटेलिजेंट बनने का सबसे सिंपल फंडा है, अपने दिमाग में सिर्फ क्वेश्चनिंग का कीड़ा पा लीजिए। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, बस ये सवाल खुद से करते रहिए और पूछते रहिए दूसरों से, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको पढ़ाने वाले हैं, और आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? ह्यूमिलिएशन की वजह से। ह्यूमिलिएशन का मतलब बेइज्जती की वजह से। आप यकीन मानिए, कभी भी जब टीचर आपकी क्लास में आपसे कुछ भी पूछता है, अभी आप यहाँ पे बैठे हैं, आगे जाके आपको कॉलेजेस में जाना है और पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे टीचर सवाल करता है, तो मोस्ट ऑफ देम, उनमें से बहुत कम बच्चे होते हैं जो हाथ उठा के बोलते हैं सर मैं बताऊं क्या? और हम सोच रहे होते हैं हम बताएं कि ना बताएं। हम ये मतलब दिमाग में चल रहा है कि ये मुझे मालूम है, फिर पूछते हैं ए मुझे आता है, मुझे आता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। यू आर अ बाथरूम सिंगर, आप अच्छी सिंगिंग करते हैं लेकिन बाथरूम में बैठ के करते हैं तो कौन सुनेगा? स्टेज पे जाके परफॉर्म करेंगे तो दुनिया सुनेगी। यू विल बी रॉक इन योर लाइफ इन द फ्यूचर। तो अगर आप फ्यूचर में कुछ दिखना चाहते हैं तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद को फ्लैश करना पड़ेगा कि देखिए हम क्या हैं। ठीक है, तो आप यकीन मानिए, अगर कभी भी नेक्स्ट टाइम आपसे कोई क्लास में क्वेश्चन किया जाता है सारी क्लास से, तो आप खड़े हो जाइए। हो सकता है आप एक गलत आंसर दें, लेकिन आपको जो खड़े होने का कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो आपको अगली बार खड़े होने के लिए तैयार रखेगा। लेकिन अगर उस दिन तुम बैठे रहे और किसी और दूसरे ने आंसर दे दिया, तो तुम्हारे पास राइट आंसर होने के बावजूद भी तुम्हें यह महसूस होगा कि मैंने इसका आंसर क्यों नहीं दिया। तो जो क्लैपिंग उसके लिए हो रही होगी, जो तालियां उसके लिए बज रही होंगी, तो तुमने अपने हिस्से की तालियां दूसरे को डोनेट कर दी होंगी। तो अगर तुम चाहते हो कि अपना ये डोनेशन चालू रखना है, दूसरों को देना है, उनके लिए तालियां बजवानी है, तो जस्ट सिट डाउन, नेवर ट्राई टू वेक अप और गेट अप। कभी जागने की और खड़े होने की कोशिश मत करना। डिसाइड कि क्या करना है, खड़े होना है कि बैठे रहना है। हो सकता है गलत भी बोल जाओ, लेकिन थोड़ी सी बेइज्जती होगी, लेकिन फ्यूचर में एक कॉन्फिडेंस तो आएगा। मोस्ट ऑफ किसी भी स्टूडेंट से पूछो तो क्वेश्चन पूछूं, नहीं 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 क्वेश्चन मत पूछ लेना। अरे भाई 12 साल पढ़े हो, इतना तो आता होगा, है ना? तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कॉलेजेस थे, अच्छे अच्छे टीचर्स थे। चलिए, इतना ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि शब्द का निर्माण कैसे होता है और सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। इसी के बाद फिर पैराग्राफ कैसे बनता है, और उसके बाद हम ये चैप्टर आज फिनिश करेंगे। इसके बाद हम फिर कुछ और नया सीखेंगे नए वीडियो के साथ। ओके, तो अभी हम जान लेते हैं कि वर्ड यानी कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? ओके, तो अभी हमारा जो है बाकी पीछे का तो आप समझ ही गए। अब हम वर्ड्स को जान लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमारी बाकी की इंग्लिश चलती है। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? अल्फ़ाबेट से की थी, लेटर्स से की थी। अब हम यहाँ पे आ गए हैं शब्द रचना पे, यानी कि वर्ड स्ट्रक्चर पर, या कह सकते हैं कि वर्ड्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सीक्वेंस दिखाया कि किस तरीके से आपका लेटर्स जब कंबाइन होते हैं, वो द लेटर्स कंबाइंस, या हम उनको कॉम्बिनेट करते हैं या उनको आपस में मिलाते हैं। जैसे कि
तो हमारे क्या बनते हैं, वर्ड्स। क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। और जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, सेंटेंसेस यानी कि वाक्य। लेटर्स यानी अक्षर, वर्ड्स यानी कि शब्द, और शब्द मिलेंगे तो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पैराग्राफ, और जब पैराग्राफ मिलता है तो हम उसको स्टोरी बोल सकते हैं या फिर लेसन। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इनको हिंदी में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आप देख लीजिए, लेटर्स, ओके, इनको अक्षर, वर्ड्स यानी कि शब्द, और सेंटेंसेस यानी कि वाक्य, पैराग्राफ खंड या भाग, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको, हिंदी में भी जान लीजिए और इंग्लिश में भी जान लीजिए। देखिए, अगर ये जो खंड होता है आपका, ये कविता में है यानी कि पोइट्री में है, तो आपका ये काव्य खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, और अगर आपका ये स्टोरी में है तो आपका ये गद्य खंड कहलाएगा, ठीक है। इस चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, बात आती जाएगी तो हम साथ साथ बताते चलेंगे। इसके बाद आपकी पूरी स्टोरी या लेसन की रचना होती है, ओके। तो यहाँ पे हम वाई डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से इनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या किसी को बता सकते हैं। कोई पूछ बैठता है आपसे, और मोस्टली हमें आना भी चाहिए, यानी जब कभी भी हम कहीं जाएं, कुछ बताना पड़े या कोई हमसे पूछे, तो कोई भी चीज A to Z हमारी नजर से बचनी नहीं चाहिए। देखिए, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए आपको लाइफ में, तो हर एक छोटी सी छोटी चीज को बड़ा मान के चलना पड़ेगा कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जानते हो, दुनिया का सबसे कीमती चीज बताने वाली घड़ी के पुर्जे सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। शुरुआती दौरों में जो घड़ियां आती थी जिनके अंदर बहुत सारे पुर्जे होते, तो ये माना जाता था, आज तो हमारी डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं, वॉच आ गई हैं, तो उस टाइम में ये माना जाता था, और आज भी आप मान सकते हैं कि घड़ियों के अंदर सबसे छोटे पुर्जे होते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे कीमती वक्त वही बताती हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, नो टाइम, वक्त, और उस वक्त को कौन बताता है, वो छोटे छोटे पुर्जे। तो उसी तरीके से ध्यान रखिए, भाषा यानी कि लैंग्वेज को जब हम स्टडी कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो कभी भी किसी चीज को छोटा मत समझना, हर चीज को सीख के रखना, ताकि कोई कभी आपको बीट ना कर पाए। नोबडी कैन डिफीट यू, ठीक है। चाहे दुनिया के किसी कोने में जाना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका नॉलेज लेवल ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें कि वाह क्या इंसान है आप, और वो तभी होगा जब आप हर चीज को बहुत ध्यान से देख के चलेंगे और जानेंगे। इस बारे में हम बात भी करेंगे आगे। एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक नॉर्मल मेमोरी होती है। जैसा हमारा एक इंग्लिश नॉर्मल इंग्लिश होती है, एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है। तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में हम आपको प्रीवियसली बता भी चुके हैं, लेकिन वीडियो में अभी हम ये शूट नहीं करेंगे, आगे चल के हम ये बताएंगे। तो आगे हम उस चीज के बारे में बात कर लेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अपना एक अर्थ हो, वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। अब देखिए वो कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने बुक लिखा, अब हम क्या करते हैं, इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से ना रखे, सीक्वेंस में ना रखे, ठीक है। हम क्या करते हैं, ओ को कहीं रख देते हैं, के को कहीं रख देते हैं और बी को कहीं रख देते हैं। तो ये लेटर्स तो हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स तो है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो सेंसलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका सेंस निकलना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे पेन है, अब हम पेन को क्या करते हैं, पेन में एन पहले ले लेते हैं, ई बाद में ले लेते हैं और पी बाद में लगा देते हैं, एन ई पी, नैप। अब उसका हमें पता ही नहीं क्या मीनिंग होगा। तो अगर आपको वर्ड बनाना है तो सिर्फ मीनिंग को लिखने से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम ले लीजिए और उस नाम में अगर एक लेटर भी आप इधर का उधर कर देंगे, तो क्या आपको लगता है वो नाम सही से लिखा जाएगा? आई थिंक नॉट। तो डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ में आया? ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, डिड यू कैच माई पॉइंट? ठीक है, मेरी बात समझ में आई या आपने मेरी बात को पकड़ा? ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है या उसको हम कैसे कहते हैं। तो देखिए, जब सीक्वेंस में और कायदे से मिलके हमारे से वर्ड की रचना हो गई, अब हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है।
तो सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको मीनिंग्स को यानी वर्ड्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके से रखना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घर में एक शादी है और शादी में आप क्या करिए कि जिसको जहां मन करता है वहां बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। तो क्या वो खाना खिलाना आपका अच्छा होगा? आप पैसा खर्च करेंगे, सारा टेंट तंबू लगवाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, लोग बेइज्जती करेंगे, अरे कैसे खाना खिलाया। तो उसी तरीके से अगर आप सेंटेंसेस का निर्माण कर रहे हैं, सेंटेंस की रचना कर रहे हैं, तो आपको मीनिंग्स को कहां पे कैसे रखना है इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल या जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका एक मतलब निकल रहा है। अब मैं इसको हिंदी में अगर वाई मीनिंग निकालना चाहूं तो क्या कहूंगा? आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, टीचिंग मीन्स पढ़ा रहा और यू मीन्स तुमको। तो अगर मैं बोलूं मैं हूं पढ़ा रहा तुमको, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। शब्द वही निकाले हमने, लेकिन सेंस नहीं आ रहा है। तो उस सेंस को लाने के लिए मैं इसे ऑर्गेनाइज वे में बोलना पड़ेगा, एक सही तरीके से। समझ रहे हैं? तो ये तो बात हो गई हमारी सेंटेंस की। अब हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ या खंड की, गद्य खंड या काव्य खंड की बात कर लेते हैं। तो पैराग्राफ क्या होता है? अभी जब हमारा मीनिंगफुल यानी कि ऐसे ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए हुए सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तब हमारा पैराग्राफ बनता है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और अभी तक आपने कोई ऐसा सवाल भी नहीं पैदा किया जो आपको समझ में ना आया हो। तो आप लोगों से भी ये विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आया या मेरे पढ़ाने में कहीं कोई कमी रही हो, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। साथ ही आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आगे और क्या जानना चाहते हैं या क्या सीखना चाहते हैं। और कुछ रीजंस, कुछ कारणों की वजह से ही मैं लगातार वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। तो हो जाता है कभी कभी मेरे साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया कि मेरे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। कभी कभी मेरी डिजीज़ेस के लेवल जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिस वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। ऐसी बड़ी भयंकर परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी हैं जिसके लिए मुझे यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन कम से कम एक वीडियो बनाऊँ, नहीं तो हफ्ते में कम से कम 4 या 2 वीडियो, जो भी जितना हो सके मैं बनाऊँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और बाकी यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही अगर किसी को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है ग्रामेटिकल रूल्स में या ग्रामर में सीखने में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी पर्सनली मैंने किसी को कांटेक्ट प्रोवाइड नहीं किए हैं अपने चैनल पे, लेकिन रिसेंटली या जल्द ही मैं आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो आई थिंक आज के वीडियो में इतना काफ़ी है और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।